प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कौन कौन सा एसेस हम परफॉर्म कर सकते हैं, डीएनए प्रोटीन के लिए कौन कौन सा एसेस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ पता है ना, आप वो दिमाग लगा के आप ये सोच सकते हो, अगर वो जब क्वेश्चंस पूछेंगे आप सोच सकते हो कि अच्छा प्रोबेबिलिटी। हेलो एवरीवन, इट्स प्रतीक्षा, वेलकम टू माय चैनल मिस डीएनए व्लॉग्स। और मेरा अभी रिसेंटली 2 जगह से सिलेक्शन लेटर आया है। TIFR हैदराबाद से पीएचडी के लिए सिलेक्शन आया है और आइजर पुणे से सिलेक्शन आया है पीएचडी के लिए। तो मुझे बहुत जन ने पूछा कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले लेट मी से यू ऑल कि अगर आप लोग कोई भी हो जो भी मतलब बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड से हो और आप लोग कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, या फिर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मिस डीएनए करके, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे वो पब्लिक चैनल है टेलीग्राम में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कि अगर आप कोई काम कुछ डाउट आता है आपका, या फिर मेरा कभी कभी ऐसा कुछ डिस्कशन हो गया PYQ के बारे में हो गया, या फिर कुछ स्ट्रेटेजी आ गया दिमाग को, तो मैं वहाँ पे एक आध बार शेयर कर लेती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और आइजर का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है मैं सबसे पहले बोल देती हूँ आपको। जब CSIR नेट का हमारा रिजल्ट आया ना, उनका एक गेट ओपन हुआ था जस्ट फ्यू डेज़ के लिए। उन्होंने लाइक वेरी लेस टाइम, दे गेव अस वेरी लेस टाइम। तो लाइक आई गेस तभी 1-2 दिन थे लास्ट डेट के पहले जो मैं अप्लाई की थी आइजर का। तो उनका ऐसा कुछ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे डाला नहीं था, वो गूगल फॉर्म था एक, हम उसमें अप्लाई करके हम अप्लाई किए थे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। पर उन लोगों ने ना एक मांगा था, मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग जो मांगा था मैं आपको वो बोल देती हूँ। आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम बताना होता है आइजर के एप्लीकेशन के प्रोसीजर में। आप अपने खुद के हिसाब से एक रिसर्च प्रॉब्लम सोचोगे, पेपर्स पढ़ लेना। मोस्टली मैंने क्या किया था, मैं अपने माइंड में सेट की थी कि मुझे कैंसर में काम करना है, तो कैंसर में काम करना था। तो मैंने उनका, लोग बोलते थे कि आप प्रोफाइल उनका चेक कर सकते हो, लोग वहाँ पे काम करते हैं, बट वो पर्सनली वही बोलते हैं कि आपका एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है, रिसर्च का इंटरेस्ट है, और जिसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम बता रहे हो, दैट मे और मे नॉट बी सेम एज द थिंग विच इज़ विच यू आर गोइंग टू वर्क इन PhD। वो इस कॉन्सेप्ट से, मतलब जो जहाँ पे आप रिसर्च प्रॉब्लम आपको लिखना है, वो उससे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप कितने दूर तक सोच रहे हो, सोच पा रहे हो आप। ओके, उसके बाद मेरा पहले जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, उनका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, अच्छा आइजर पुणे में 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, पर TIFR हैदराबाद में उनका एक ही इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू एक ही होता है। तो आइजर पुणे में मेरा इंटरव्यू में उन्होंने फर्स्ट राउंड में 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, 15 मिनट्स का। वो टाइम स्लॉट्स आपको पहले से ही ईमेल करवा देते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा था मेरे डिसर्टेशन वर्क के बारे में, क्योंकि देखिए आपको अपना मास्टर्स के डिसर्टेशन अगर आप किए हुए हो, अगर आप नहीं किए हुए हो तो सो फार सो गुड, अगर आप किए हुए हो तो वो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द पूछेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका जो प्रीवियसली आपका जो लैब एक्सपोजर है और पहले से आप जो भी सारा कुछ काम किए हुए हो वो कितना अच्छे तरह से आपको आता है। ये क्वेश्चन था कि उन्होंने बताया था कि 10 बेस पेयर का एक DNA मॉलिक्यूल है, 10 बेस पेयर का एक RNA मॉलिक्यूल है, और 10 बेस पेयर का एक डबल स्टैंडर्ड 10 बेसिस का एक RNA मॉलिक्यूल है सिंगल स्टैंडर्ड, और 10 बेस पेयर का एक डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल है, और 10 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा लाइट वेट का है और कौन सा हैवियर वेट का है। वो मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन था कि वो मुझे पूछे थे कि मैंने जो DNA रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में दिया था, तो उन्होंने पूछा था कि बेटा नर एक्सक्यूजन नर पाथवे जो होता है वो कौन सा वाला पाथवे को तुम मोस्टली टारगेट करना चाहते हो तुम्हारे काम के हिसाब से। तो मैंने बताया कि नर पाथवे को, न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर पाथवे को। तो उन्होंने उसके बाद पूछा था कि मुझे वो कौन से जैसे कौन से प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये वाला पाथवे मतलब एक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है, जैसे कि जेरोडर्मा पिगमेंटोसम आपको तो पता है होगा। तो वो वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने इस तरह दिया था। फिर उन्होंने पूछा था कि एक सेल को कैसे पता चलेगा कि वो कब कौन से टाइम में न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन पाथवे करेगा या फिर मिसमैच पाथवे करेगा।
तो मैंने ऐसे बताया था कि सर वो देखेगा कि अभी अगर एप्लीकेशन के टाइम पे चल रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उस टाइम में वो करेगा जो इस पाथवे का काम करेगा, मिसमैच का पाथवे का काम करेगा। तो उसके हिसाब से थोड़ा और कुछ ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस उस रिपेयर मैकेनिज्म के पाथवे में, मॉल बायो के रिपेयर मैकेनिज्म से क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। उसके बाद में वो जो मेरा पहले राउंड का बात मैं बोल रही हूँ अभी, उसके बाद वाले प्रोसेस में उन्होंने पूछा था कि और एक सर पूछे थे, ये पहले 2 टीचर्स पूछ चुके थे और थर्ड जो सर थे वो पूछे थे मेरे मास्टर्स के डिसर्टेशन के ऊपर, क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री का काम था, मास्टर्स का डिसर्टेशन जो काम था मेरा बायोकेमिस्ट्री के ऊपर काम था। तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा अभी मेरे कैटलेज के ऊपर मैंने ऐसे बनाया था अपना, तो उन्होंने पूछा कि कैटलेज को अगर टारगेट कर रहे हो, मतलब वहाँ से कुछ डीप क्वेश्चंस थे, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर, यूज़ के ऊपर, वहाँ से थोड़ा अपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस था, और आप क्यों कैटलेज को टारगेट कर रहे हो, आप H2O2 को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो, या फिर वहाँ से आपका थोड़ा आप वो ये वैरी करेगा, क्योंकि वो मेरा डिसर्टेशन के काम वही थे। तो आप भले ही आप कोई अलग टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, पर आपका डिसर्टेशन का काम कुछ अलग टॉपिक पे है, जैसे कि मेरा था, मुझे बायोकेमिस्ट्री में काम नहीं करना था, मुझे इंटरेस्टेड कैंसर बायोलॉजी में था, तो मैंने कैंसर बायोलॉजी से पढ़ के गई थी मैं सारा कुछ, जो टॉपिक में इंटरेस्ट था मुझे। और ये जो टॉपिक था ना, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, वो मुझे इसलिए आए थे क्योंकि मैंने डिसर्टेशन में वो वाला काम किया था। तो आप ये माइंड में रखिए, आप अपना जो डिसर्टेशन में जो भी काम किए हैं ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आप आइजर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि TIFR का तो अलग ही फंडा है उनका, तो आइजर के लिए ये मेरा पहले राउंड में ये था। और थोड़ा जो होता है ना, जो मास्टर्स के डिसर्टेशन के ऊपर एक तो क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मुझे अच्छी तरह से आया नहीं था, मतलब क्योंकि वो डिटेल वाला कॉन्सेप्ट मैंने सोचा नहीं था। वो जो प्रोटोकॉल में हमारा डिफरेंट प्रोटोकॉल था, तो सर ने बोला कि 1-2 केमिकल्स के नाम बताए, तो बोले कि बेटा उसके बारे में पढ़ना। तो मैंने बाद में आके देखा, अच्छा ये वाला प्रोटोकॉल भी फॉलो हो सकता है, पर हमारे लैब में डिफरेंट प्रोटोकॉल था। तो मैंने उनसे वहाँ से ये सीखा कि अच्छा ये वाला काम भी हो सकता है। पर जब ख़त्म हो गया था हमारा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू, तो मैंने ये दिमाग में मैं सोची थी कि मेरा नहीं होगा का शायद, क्योंकि वो लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। गलत मतलब मैं आंसर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल डिफरेंट था। आई हैड जस्ट लेफ्ट माई होप, बट आइजर के उसके बाद वाले इंटरव्यू का ये वाला सेशन था कि मेरा सिलेक्शन आ गया था, उसके बाद वाले दिन सुबह आ गया था उसका सिलेक्शन। वो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू के लिए मुझे प्रिपेयर करना था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या प्रिपेयर करूं, क्योंकि पता है वहाँ पे आइजर में जब वो सेंड करते हैं आपको ईमेल, वो सारा कोई बच्चे जो भी होते हैं वो सबके लिए सेंड करते हैं, मतलब सबको CC करके सेंड करते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का टाइम, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन ऑफकोर्स कम हो गया था, पर इस बार क्या था ना, आपको ½ एन आवर का इंटरव्यू देना था। पार्ट सेकेंड राउंड ऑफ आइजर पुणे का सेकेंड राउंड ऑफ जो इंटरव्यू था, उसमें सिलेक्टेड बच्चे जो होते हैं उनको टाइम स्लॉट वो दे देते हैं, वो आपके बाद उसके बाद आपका 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। तो अच्छा वो वाला जो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मैंने उससे पहले मैंने थोड़ा बायोकेमिस्ट्री पढ़ दिया था, मतलब पढ़ रखा था, वो मोलालिटी के बारे में पढ़ा था। पर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप आइजर में ना, आपने जो SOP दिया है, जो रिसर्च प्रॉब्लम दिया है, और या फिर आप जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बोलोगे उससे क्वेश्चंस पूछेंगे फर्स्ट राउंड में। मुझे तो वैसे ही पूछे थे, पर सेकेंड राउंड में थोड़ा गेम चेंज हो जाता है, वहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं सेकेंड राउंड में। उन्होंने सेकेंड राउंड में मुझे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए दिया था। सेकेंड राउंड में मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ऐसा था कि वो मुझे पूछे थे कि प्रतीक्षा देखो, अगर तुम्हें एक प्रोटीन और एक DNA इंटरैक्ट कर रहा है, तो तुम कौन से एसेस फॉलो करके कौन सा मतलब एक्सपेरिमेंट का क्या ऐसे बनाओगे कि तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये वाला प्रोटीन ये वाले DNA सेगमेंट के साथ बाइंड हो रहा है। तो मैंने बोला कि DNA फुटप्रिंटिंग ऐसे अब हम बना सकते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि अच्छा इस जगह पे वो वाला प्रोटीन आके बाइंड होगा। तो उन्होंने मुझे सारा DNA फुटप्रिंटिंग का प्रोसीजर पूछा, तो मैंने उसका आंसर दे दिया था कि अच्छा कैसे है करके। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सबसे पहले मेथड्स का जो पार्ट है ना, जो मेथड्स इन बायोलॉजी हमारा जो यूनिट 13 है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। और बहुत अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि पैनिक हो जाओ,
थोड़ा रीडिंग डाल के जाओ। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए कौन कौन सा एसेज हम परफॉर्म कर सकते हैं, डीएनए प्रोटीन के लिए कौन कौन सा एसेज हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ पता है ना, आप वो दिमाग लगा के आप ये सोच सकते हो, अगर वो जब क्वेश्चंस पूछेंगे आप सोच सकते हो कि अच्छा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है, ये ऐसे एसेज वहाँ पे डालने का, आप वो सोच सकते हो। क्योंकि वहाँ पे मुझे जितना फील होता है, आई डोंट थिंक कि वो करेक्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ करेक्ट आंसर उनका होता नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस, ओके। करेक्ट आंसर कुछ होता नहीं है, वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप जस्ट अंदाजा से एक हाइपोथेसाइज कर रहे हो। तो अगर वो आपको आपके सोचने के तरीके दिखेंगे कि अच्छा आप इस डायरेक्शन में सोच लेते हो तो फिर सही है। तो आपको एक चीज़ करना है इंटरव्यू में, सबसे पहले डू नॉट गेट बायस्ड। आप अपने हिसाब से सोचिए, जो दिमाग में आ रहा है वो बोलिए, क्योंकि हम आपको ईमेल में भी आएगा, वो बोलेंगे थिंक लाउड। थिंक लाउड मतलब आप जो सोच रहे हो ना, इसे बैठ मत जाना, आपको ऐसे सोचना है दिमाग खुल के। अच्छा ये वाला प्रोटीन अगर इसके साथ इंटरेक्ट होता है तो डीएनए फुटप्रिंटिंग हो सकता है। तो उसके बाद वो आपको क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो उसके बाद वो वाला कंसेप्ट था, पर उन्होंने बताया कि अच्छा स्पेसिफिसिटी कैसे पता चलेगा। अब मैंने बताया कि अच्छा डीएनए को सीक्वेंसिंग करेंगे फुटप्रिंटिंग के बाद, तो उन्होंने बस बताया कि नहीं वो हम एग्जैक्ट स्पेसिफिसिटी कैसे पता चलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम तक मुझे इंटरेक्ट करना पड़ा, बहुत सारे एरिया से सोचना पड़ा, बहुत सारे मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने बताया। अब थोड़ा वीडियो टाइम कम है, सारा कुछ बता नहीं सकती, पर फाइनली वो एक बोले थे कि बेटा एम्सा कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि सर एम्सा करेंगे तो सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि प्रोटीन बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर स्पेसिफिसिटी कैसे पता चलेगा। पर बाद में आके जब मैं इंटरव्यू के बाद मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि एम्सा का एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ पे आपको प्रोटीन के साथ अगर आप देखना चाहते हो कि एक स्पेसिफिक, अच्छा आप सबसे पहले ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना कि डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड हो रहा है, नहीं, आप उनको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर क्या हमें डीएनए का जो सीक्वेंस है क्या हमें वो पहले से पता है। अगर वो पहले से पता है तो हम ऑफकोर्स प्रोब डिजाइन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में, और देखेंगे कि अच्छा उस सेगमेंट के हिसाब से बाइंड करेगा या नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा था कि एक कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे रेप्लिकेशन चल रहा है या फिर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, तो उस टाइम में डीएनए के सेगमेंट में वो वाला प्रोटीन बाइंड होता है या नहीं। वो ऐसे नाम नहीं बोलेंगे, इससे से बोले डिफरेंट सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी प्रोब डिजाइन करके ऐड करके देख सकते हो, डीएनए का प्रोब डिजाइन करके प्रोटीन में ऐड करके देख सकते हो कि अच्छा बाइंडिंग हो रहा है नहीं, या फिर वो प्रोब के साथ ऑफकोर्स कोई फ्लोरोसेंट टैग होगा। अगर आप देखना चाहते हो कि अच्छा ये प्रोटीन का सेगमेंट आपको पता है और आप देखना चाहते हो कि एक स्पेसिफिक डीएनए के साथ वो बाइंड हो रहा है नहीं, तो अगर आपका प्रोटीन का सेगमेंट पता है तो आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी फॉर्म करवा सकते हो। वो वाला कंसेप्ट भी आप कर सकते हो। तो मैंने बाद में आके उसको पढ़ा तो मुझे लगा अच्छा ये वाला आंसर भी हो सकता था, पर द वे आई सेड वाज आल्सो करेक्ट, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो सीक्वेंस उनको पहले से पता है या नहीं है। अगर पता नहीं है तो हम ये फाइंड करेंगे कि अच्छा वो वाला सीक्वेंस क्या है जिसके साथ वो वाला प्रोटीन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर में बाइंड होता है, तो वो वाला प्रोमोटर का सीक्वेंस क्या है उसको जानने के लिए हमें तो डीएनए फुटप्रिंटिंग करना पड़ेगा, वो निकाल के उसको सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सर मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो उनका क्वेश्चन एक्चुअली आई वुड से समथिंग आई जस्ट एंजॉयड द होल प्रोसेस। मैंने पहले वाला भी एंजॉय किया था, थोड़ा वहाँ पे घबरा गई थी जब आंसर नहीं आया था, बट फिर भी आई जस्ट केप काम। वही चाहिए सिर्फ, अच्छा ठीक है होगा नहीं होगा कुछ भी होगा बाद में देख लेंगे। तो मैंने CSIR के अटेम्प्ट में भी वही सोचा कि रिजल्ट जो भी होगा देख लेंगे, बट जस्ट ये प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जस्ट टॉकिंग टू दिस ग्रेट साइंटिस्ट was just I just felt so good with that only। जब मैंने बाद में अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया कि मम्मा आई एम जस्ट हैप्पी टॉकिंग टू देम, वो इंटरेक्शन ही मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद सिलेक्शन जो भी हो मुझे वो पता नहीं है। तो वो वाला, हाँ दूसरे वाला क्वेश्चन ये था कि मुझे थोड़ा मेरे मास्टर्स के डिसर्टेशन को तोड़ के क्वेश्चंस पूछा उन्होंने। पता कि अच्छा अगर आपके पास ये ऐसे पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं होता आपके लैब में, आप जो भी चाहते आपको मिलता, जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हो वो मिलता, तो आप क्या करते। तो मैंने बताया कि अच्छा मैंने सर में कैटलेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता। तो सर बोले कि अच्छा बेटा तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। मैंने बताया कि सर आपने तो बताया कि और लिमिटेशन नहीं होगा कोई भी एक्सपेंस का, तो इसलिए मैंने ये बताया था।
तो ऐसे भी नहीं होता है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा लाइट हार्टेड ही होते हैं वो लोग। उसके बाद और एक क्वेश्चन सर ने पूछा था कि अच्छा इनहिबिटर के ऊपर उन्होंने मेरे डिसर्टेशन के टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक और थोड़ा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल के तरफ वो लेके गए थे। उन्होंने पूछा था कि अच्छा क्या क्या हम ये मॉडिफिकेशन कर सकते थे तुम्हारे डिसर्टेशन के ऊपर, उन्होंने वो वाला क्वेश्चन पूछा था। ऐसा करके फिर बायोकेमिस्ट्री के जो सर थे, मैं बाद में आके उनका प्रोफाइल देखा था, सर वो बायोकेमिस्ट्री के थे जो सर मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा वो वाला जो पहले क्वेश्चंस को ब्रेक करके पूछ रहे थे। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगी, आप अगर ऑफलाइन में हो तो आपके सामने साइंटिस्ट बैठे होते हैं, मैंने जितना सुना है कि आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पर अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके स्क्रीन में एक ही साइंटिस्ट होते हैं। मैंने फ़ोन में दिया था तो एक ही साइंटिस्ट होता है, तो मैंने सोचा था कि अच्छा सिर्फ मुझे एक ही जन सुन रहे हैं, पर नहीं, सारा कोई आपको सुनता है। जब बाद में वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके पहले वाले क्वेश्चंस को रेफरेंस करके भी पूछ सकते हैं। बट मतलब आइजर का तो मेरा यही एक्सपीरियंस था। अगर मैं सम अप कर दे बोलूँ कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप आइजर के इंटरव्यू दे रहे हो तो आप या फिर कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये वाला कॉमन चीज़ होता है इंटरव्यूज़ में, आप अपना कामनेस रखिए। क्योंकि आप अगर काम एंड कंपोज रहते हो तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, तभी वो आपको क्रिटिकली थिंक करने को फोर्स कर देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि आप बैठ के क्रिटिकली सोचोगे कि अच्छा ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, तो वो पूछेंगे अच्छा ऐसा कैसा तुम सोच रहे हो, तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपको उनको डिफेंड करना है। नहीं सर वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप इनहिबिटर्स बोल रहे हैं पर हम तो क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, तो इनहिबिटर्स ले गए तो कंप्लीट इनहिबिट हो जाएगा, तो क्वांटिटी कैसे पता चलेगा। तो वो वाला ना इंटरेक्शन होना चाहिए आपका एक उनके साथ। तो वो कुछ डराते नहीं हैं, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ के जाओ, अपना बायोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ के जाना, मोलारिटी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको लैब में जाके फाइनली बफर वगैरह बनाना है, वो सब बनाना है। तो आप बायोकेमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, बफर का एक थोड़ा पढ़ के जाना। और आइजर के लिए प्रिपेयर करें तो जो क्वेश्चंस दिए, वो जो टॉपिक्स है, जैसे कि मैंने बताया कि केमो रेजिस्टेंस में मैंने दिया था, उसको डिटेल पढ़ के जाना, और उसका रिपेयर मैकेनिज्म, उसका इर्द गिर्द जो टॉपिक है, कैंसर के ऊपर पढ़ के जाना, थोड़ा रिपेयर मैकेनिज्म के ऊपर पढ़ के जाना। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके हिसाब से आ सकता है, मैंने जैसे किया था, मैंने अपना जो रिसर्च का क्वेश्चन था ना उसको पकड़ के बैठी और प्रोबेबल क्वेश्चंस लिखा। अच्छा वो क्या सोच सकते हैं उनके हिसाब से सोचने की आप ये ट्राई कर सकते हो। अच्छा ये, क्योंकि देखो मुझे ऑफकोर्स उसके आसपास ही पूछे थे, मुझे ड्राइंग करने के लिए भी आपको बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे थायमिन का जो डाइमर है उसको ड्रॉ करने के लिए बोला था, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप प्रोबेबल क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा। ये सब दिमाग में रखिए कि मुझे क्वालिफाई करना वो तो बात वाला बात है, वो बाद में देखेंगे। पहले आई विल जस्ट नाउ एन्जॉय द प्रोसेस, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल डू दिस ओनली। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से यू ऑल, कि आप जस्ट कीप काम एंड स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो तभी एंजॉय कर सकते हो, वरना पैनिक हो जाएगा ज़्यादा। तो आप ये वाला प्रिपेयर करना, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक और अपना जो मास्टर्स का डिसर्टेशन और अपना बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बेसिक, कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो भी आप अपने लाइफ में, मतलब काम में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हो, वो भले ही यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकता है, वो सिर्फ हो सकता है, उसका मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के जाना अगर आप आइजर के लिए जा रहे हो। क्योंकि मेरा तो और कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये दोनों ही दिया था, आइजर और TIFR।